प्रतिभा जी अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम प्रतिभा दुबे है। मैं ग्वालियर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा एसपीजन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरई जिला सागर से प्राप्त की है। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी। तत्पश्चात मैंने इतिहास विषय के साथ एमए किया है। हिस्ट्री से मेरा नेट क्वालिफाइड है और मेरी रुचियां कविता लेखन, उपन्यास पढ़ना और तो ग्वालियर के रहने वाले हैं जी सर, लेकिन मेरा पूरी स्कूली शिक्षा सागर जिले से हुई है। सागर जिले का इतिहास बताएं। सर सागर जिले में मतलब मुझे ज्यादा घूमने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इससे होने के लिए मेरे पिताजी की पोस्टिंग वो सरकारी नौकरी में है। तो सागर जिले की तहसील है खुरई, वहां पर थी। तो सागर में एक दो बार ही जाना हुआ है। लेकिन सागर के इतिहास के बारे में ऐसा है कि वहां पर एक फेमस चीज है लाखों बंजारा। तो बंजारा समुदाय है, उनके मुखिया थे, उनके द्वारा बनवाई हुई। और सागर जिले में हमारे मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्या कर दे? मैंने पूछा सागर जिले का इतिहास बताएं। सॉरी, आप ग्वालियर जिले का इतिहास बताइए। जी सर, ग्वालियर जिले के इतिहास की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल से इसके इतिहास को देखते हैं तो पहले ये बस महाजनपद का भाग हुआ करता था। तत्पश्चात यहाँ पर हमें तोमर साम्राज्य देखने को मिलता है मध्यकाल में। इसके बाद यहाँ पर जब हम रियासतों पे के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पर सिंधिया रियासत का राज्य रहा। साथ ही यहाँ पर नागवंश का शासन रहा है 2वीं और 3वीं शताब्दी में। जो नागवंश की राजधानी कहाँ पर थी? यहाँ पर सर नागवंश की राजधानी पहले विदिशा थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसको परिवर्तित करके पवाया बनाया, जो पदमपुर क्षेत्र है ग्वालियर रीजन में जो आता है। यहाँ का राजा कौन था नागवंश का? सर नागवंश की स्थापना की थी वृषनाग ने, लेकिन जो पवाया है उसको राजधानी भीमनाग में बनाया। ओके। कच्छप भाग वंश का इतिहास का बताइए। सर कच्छप भाग वंश मुरैना से संबंधित है। यहाँ पर मतलब उनकी जो शासक है उन्होंने मुरैना क्षेत्र में राज्य किया और इनकी जो राजधानी है सिवोनिया राजधानी रही है, जहाँ पर इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कतनमठ मंदिर जो उनका फेमस कतनमठ। किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? हाँ सॉरी सर, नाम। और ग्वालियर में भी कच्छप भाग वंश के राजा ने कुछ बनवाया था? सर ग्वालियर में किले पर शायद शिव शंकर की बाहु मंदिर है, उसमें उनका योगदान माना जाता है। किसने बनवाया? सर मैं भी नाम बताया। ये ग्वालियर में गुजरी महल आपने देखा होगा? जी सर, उसके बारे में कुछ खास बात बताएं। सर गुजरी महल जो है वो यहाँ पर तोमर वंशीय शासक हुए थे, मानसिंह तोमर। और ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपनी प्रेमिका गुजरी के जो पूरा उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उनकी याद में उनके लिए उन्होंने वो महल तैयार करवाया था। मैं नाम बता देता हूँ, तो राजा मानसिंह तोमर की उपलब्धियां कुछ बताइए। सर मानसिंह तोमर एक तो उन्होंने उसमें स्थापत्य में अपना योगदान दिया था, साथ ही संगीत के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी। और उन्होंने उनके टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ था तो उसमें भी उन्होंने युद्ध किया था। इतिहास में बात कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई? सर औद्योगिक क्रांति के पीछे जो मतलब जिन चीजों की आवश्यकता थी वो ब्रिटेन में उस टाइम पर मौजूद थी, क्योंकि उनका पूरे वो एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर रहे थे और उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, उनके पास एक पर्याप्त बाजार था अपने द्वारा तैयार किए गए माल को बेचने के लिए, और साथ ही जो कच्चा माल था उसकी भी उपलब्धि उनके पास थी, क्योंकि वो भारत जैसे उपनिवेशिक क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करते थे और भारत जैसे ही उपनिवेशिक क्षेत्रों को अपने बाजार के रूप में प्रयोग करते थे। और साथ ही उनके पास पर्याप्त संसाधन मशीनरी का वहां पर आविष्कार हो चुके थे और जो कारीगर चाहिए, वैसे तो औद्योगिक क्रांति में मशीनों का योगदान ज्यादा रहा है, लेकिन फिर भी जो उनको लेबर चाहिए होती थी वो भी वो अपने अफ्रीका जैसे देशों से प्राप्त कर लेते थे। तो इसलिए उनके पास पर्याप्त संसाधन और ऐसी परिस्थितियां मौजूद थी जिससे औद्योगिक क्रांति को
फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? सर, फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो वहाँ के राजाओं की विलासिता थी। वहाँ की जो राजा थे उन्होंने वहाँ की आम जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया था और जनता कर के बोझ तले दबी हुई थी, जबकि वहाँ पर वो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था और उसके पहला और दूसरा वर्ग जो था वो कर मुक्त था और उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि जो शोषित वर्ग था, जो तृतीय वर्ग था, उनको सारे कर देने होते थे, जिसमें कृषक मजदूर आते थे और उनके पास आय इतनी अधिक नहीं थी, ना ही संसाधन थे जितना अधिक उससे कर वसूला जाता था और उस प्राप्त कर का उपयोग राजा जनता के लिए ना करके अपने उस समय राजा कौन था? सर, ये क्रांति मूलतः इसकी जड़ हुई 14वें के टाइम से शुरू हो गई थी, लेकिन हुई 16वें के टाइम तक आते आते ये क्रांति अपने प्रखर रूप में सामने आ गई। तो रानी कौन थी? सर, रानी मैरी हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? सर, जर्मनी में नहीं हुआ था। हिटलर ने बुक कौन सी लिखी थी? सर, उनकी आत्मकथा का नाम मुझे याद है, मेरा संघर्ष जिसका हिंदी में हिटलर चांसलर कब बना था? अच्छा, हिटलर का उदय के क्या कारण थे? सर, हिटलर के उदय के कारण में अगर हम देखें तो जो तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें वो एक सैनिक के रूप में था और उस समय जर्मनी की जो पराजय हुई थी और उसके बाद उस पर जो वर्साइली संधि आरोपित की गई थी, तो उसको स्वीकार करना मतलब उसको पसंद नहीं आया था, काफी अपमानजनक लगा था। तो फिर धीरे धीरे उसने अपने प्रयासों से कोशिश की कि वो दोबारा जर्मनी को उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां से वो पराजित। हेलो प्रिंसिपल, सबसे पहले जैसे आप ग्वालियर में गए हैं, सागर में भी रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है ग्वालियर और सागर में? मैम, मुख्यतः हम अंतर देखें तो जलवायु का अंतर हम देख सकते हैं। जैसे हमारा ग्वालियर जो है वो मध्य महाद्वीपीय जलवायु में आता है, यहाँ गर्मी भी अधिक होती है, सर्दी भी अधिक होती है और बारिश थोड़ी हमें कम देखने को मिलती है। लेकिन सागर बुंदेलखंड क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ की जलवायु पर हमें मालवा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो एक समशीतोष्ण जलवायु वहाँ पाई जाती है, जिसमें सामान्य सागर में उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, लेकिन हल्का सा मालवा का प्रभाव वहाँ पर दिखता है, जिससे वहाँ की जलवायु भी समशीतोष्ण रहती है, गर्मी और सर्दी दोनों ही सामान्य रूप से पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम इनके सामाजिक को देखना, साहित्य वगैरह सामाजिक स्थिति में देखें तो भाषा अलग है। सागर में बुंदेलखंडी भाषा का बहुत प्रयोग होता है, बुंदेलखंडी बाहुल क्षेत्र है और ग्वालियर में हमें बघेली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। सर, ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि सागर में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? मैम, सागर में गेहूं और चने की फसल, जो काबुली चना होता है, छोले जो हम बोलते हैं, उसकी फसल वहाँ अच्छी देखने को मिलती है और ग्वालियर रीजन में हमें सरसों ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है मध्य प्रदेश की? मैम, कर्क रेखा 14 जिलों से निकलती है। कहाँ कौन सी? मैम, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर। सागर आता है? सागर नहीं। अच्छा, यहाँ तक का विषय है ना, तो आप ये बताइए, तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए हैं उनका क्रम बताइए। मैम, वंश पता नहीं है, शासक क्रम बताइए। शासक मैम, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ गुलाम वंश से होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसका संस्थापक माना जाता है, हालांकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश के शासन के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश और उसके बाद मुगल साम्राज्य।
पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? मैं पहला अरब आक्रमण 711-712 ईस्वी में माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है इतिहास में? अगर आप देखेंगे तो जो अरब आक्रमण हुआ था तो भारतीय इतिहास में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंट? जो पहला आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, उसके इतने व्यापक प्रभाव भारत पर नहीं पड़े थे क्योंकि उसने ज्यादा बड़े क्षेत्र को विजिट नहीं कर रहा है। मैं पढ़े थे, मतलब इतने व्यापक प्रभाव नहीं पड़े थे। ये हुआ था कि अरब से हमारे संबंध स्थापित हुए। भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा है वहां की हमें कमियां पता चली कि पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके आक्रमण के बाद ही लगातार पश्चिमोत्तर सीमा से ही आक्रमण होना प्रारंभ हो गए। एक तरीके से उन्होंने भारत पर आक्रमण का मार्ग खोल दिया था अन्य आक्रमणकारियों के लिए। और अरब संस्कृति से हमारा संबंध जुड़ा, जैसे वहां से बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीखी और बहुत से हमारी विद्याएं उन्होंने सीखी। जैसे वहां से हमने सप्ताह के दिनों का विभाजन, नक्षत्र वगैरह विद्या उन्होंने हमसे सीखी, हमने उनसे सप्ताह के दिनों का विभाजन किया। तो एक तरीके सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस्लाम धर्म का आगमन ही उसी आक्रमण के बाद ही स्टार्ट हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो आप देखते हैं कि प्रथम सुल्तान था वो कौन था? मैम दिल्ली की वंश की बात दिल्ली मतलब टोटल जिसको बोला जाता है पहला सुल्तान, मैम गजनबी को माना वो कब आया था, आक्रमण कब किया? मोहम्मद गजनबी ने मैम भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और 1001 ईस्वी से ही उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण कौन सा? यहाँ सोमनाथ मंदिर पे जो उनका आक्रमण, उनका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का मोहम्मद गजनबी का? मैम महमूद गजनबी के आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत में जो धन संपदा थी उस समय पर भारत के मंदिरों में कई करोड़ों की संपत्ति जमा थी। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो पहला तो धन संपत्ति को लूटना था, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तीसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करना और स्वयं को प्रतिष्ठित करना, मतलब अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किए, तो उनके आक्रमण में और मोहम्मद आक्रमण जो गौरी के आक्रमण में, गजनबी और गौरी में क्या मुख्य अंतर क्या था? मैम मुख्य अंतर ये है कि महमूद गजनबी ने भारत को केवल लूटा और वो भूखे यहाँ से वापस अपने क्षेत्र में पलायन किए, जबकि मोहम्मद गौरी जो है उसने भारत पर न केवल आक्रमण किया, न इसे लूटा, साथ ही धन पर सल्तनत अपनी मतलब जो सल्तनत युग का प्रारंभ करते। इस तरीके से उन्होंने भारत को विजित क्षेत्र बनाकर अपने सामंतों के यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, अच्छा अभी बताइए न्यूज पेपर पढ़ते हैं आज पढ़ा? ओके ठीक है, एक आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर में सबसे गुण क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट? मैम मुझे ये लगता है कि विषय का ज्ञान होने के साथ साथ ही आजकल जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा है कि आप जो आपके स्टूडेंट है, जो आपके विद्यार्थी हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें। कैसे करेंगे वो आप? मैम इसके लिए हम बच्चों को मतलब फ्रेंडली वातावरण प्रदान करें, इतना उनको मौका दें कि वो अपनी बात हमारे सामने रख सकें। जैसे हम बहुत सारी तरीके के कंपटीशन करा सकते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन करा सकते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर उनसे कोई ऐसी प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं जिसमें वो खुल के अपने विचार रख सकें और उनको ऐसा माहौल प्रदान करें कि वो टीचर के प्रति जो भय होगा, और भय से ज्यादा आजकल के माहौल में जो हमें देखने मिलता है कि टीचर की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो उसको बनाए रखने की कोशिश हम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल टीचर्स में, मतलब शिक्षण में क्या समस्या सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है आजकल? मैम मुख्य समस्या तो हमें यही देखने को मिलती है, यदि कॉलेजों की बात करें, सरकारी कॉलेजों की बात करें, तो बच्चों की उपस्थिति काफी कम हो जाती है। खासकर सरकारी कॉलेजों में तो हमें यही देखने मिलता है कि बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लासेस, अगर टीचर क्लासेस लेना चाहे तो बच्चों की उपस्थिति कम होती है, बच्चे क्लासेस लेना चाहे तो भी बच्चों की उपस्थिति इतनी कम होती है कि 40-50 बच्चों में से 4 या 5 बच्चे ही क्लास में आए होते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ टीचर यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे क्लास में आए, रेगुलर उनकी क्लासेस हो, उनका सिलेबस टाइम पर पूरा हो सके और टीचर और बच्चे के मध्य जो संबंध बने वो रिस्पेक्टफुल। उसके लिए क्या करेंगे अगर मतलब उपस्थिति बढ़े, नंबर्स बढ़े? मैम वही तरीका है कि यदि रेगुलर क्लासेस होने लगती हैं, हम जैसे स्कूल में होता है कि हम समय समय पर यूनिट टेस्ट लेते हैं, या मैम का आशा ये है कि बच्चे स्कूल कॉलेज में आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको आप कैसे बुलाएंगे, कैसे
तो कैसे बढ़ाएंगे उनको? भाई पढ़ाना तो बाद में होगा ना, पहले तो बुलाया जाए। मैम तो फिर वही है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में होता है कि अटेंडेंस कंपलसरी की जाती वो तो है, इसमें भी 75% चाहिए। है। जी सर। तो मतलब ऐसी कोई आपको लगता है योजना कि आप कैसे स्टूडेंट्स की, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पढ़ाई नहीं तब जब वो आए, तो हमने कैसे करें, कोई आपके प्लान है सर? मैम वही है कि जिस दिन जैसे किसी एक दिन बुलाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए रेगुलर क्लास लेने के लिए, उन्हें क्लास लेने के फायदे समझाए जाए। साथ ही क्लास में जैसे आजकल होता है कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, एआई है, डिजिटल बोर्ड्स हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश करें कि बच्चों की रुचि उस सब्जेक्ट में बढ़े और वो क्लास लेना शुरू करें। कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे सब्जेक्ट? मैम जैसे इतिहास ऐसा विषय है कि उसको इतिहास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे? मैम इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे जो इतिहास की जो कहानियां हैं हम उनको एनिमेशन के माध्यम से समझा सकते हैं। हम डिजिटल आर्ट का यूज कर सकते हैं, उसमें हम फ्लो चार्ट, जैसे आजकल तो सरकारी कॉलेजेस में तो हमें डिजिटल बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो पीपीटी के माध्यम से हम कलरफुल या कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बना के, फ्लो चार्ट बना के और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू आपका प्रतिभा जी, आपने एड्रेस मेंशन किया मोरार। मोरार का फुल फॉर्म जानती हैं आप? सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। सर मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट हैं? जी सर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सर ट्रांसफॉर्मर जहाँ तक समझ पा रही हूँ मशीन है जिसके द्वारा विद्युत सप्लाई की जाती है। कौन से प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है? सर एसी और डीसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन किस पे वर्क करता है? अच्छा, हीट स्टोन बेस क्या होता है? किरचॉफ लॉ पढ़ा है आपने? जी सर पढ़ा है। क्या होता है किरचॉफ लॉ? सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट इसका कुछ फॉर्मूला जो था सर। वो होते हैं किरचॉफ लॉ में केसीएल होता है, केवीएल होता है। अच्छा, ये बताइए मुझे ओम्स लॉ क्या होता है? सर ओम्स लॉ होता है प्रतिरोध से संबंधित होता है। मैथमेटिकल फॉर्म बताइए क्या होता है ओम्स लॉ का? सर अच्छा, रेजिस्टेंस पढ़ा है? सर मेरा तकनीकी विषय थोड़ा कम होता है। चलिए हिस्ट्री से बात करें। मौर्य डायनेस्टी के जितने भी रूलर हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बॉटम से टॉप ले जाइए। ठीक है सर। सबसे अंतिम जो रूलर थे वो ट्रेजर थे, जिनकी हत्या पुष्पित सुन द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। इनसे पहले हमें कुणाल जो अशोक के पौत्र थे वो उसके ऊपर अशोक, फिर बिंबिसार और फिर चंद्रगुप्त जो इस स्थित थे। उससे ये बताइए पानीपत की कितनी लड़ाई हुई? सर पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन सी? सर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो अकबर और हैमूद के मध्य हुआ था, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, जो मराठी और अहमद शाह अफगानी के मध्य हुआ। अच्छा, ये बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? सर एक्चुअली मुझे याद नहीं, बट शायद 39 कंट्रीज। पक्का 39 था? सर मुझे एक्चुअली स्वाद ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताइए जेनर डायोड क्या होता है? सीआरओ। मैंने कुछ पढ़ा के बताएं आप रजिस्टर्ड तरीके से, जिससे कि जैसे कॉलेज में स्टूडेंट आज हम इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले मैं तंत्री रखा के चलती थी, आप हमारे फर्स्ट क्लास में हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास की जो व्याख्या वो 3 शब्दों को मिलाकर हुई है, इति, धन, धन आस, जिसका अर्थ निकलता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इतिहास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे अतीत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके क्रमबद्ध विवरण को हम इतिहास कहते हैं। हालांकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको परिभाषित करने में आसान नहीं है, तो समय समय पर बहुत से इतिहासकारों और विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक इतिहासकार का हमें नाम देखने को मिलता है
कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचारों का इतिहास कहा। तो कॉलिंगवुड का मानना है कि जो हमारा इतिहास है, मतलब अतीत में हमारे जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं या जो समाज रहा है, उनका जो विचारों का सम्मिलित रूप है, उसको उन्होंने इतिहास की संज्ञा दी। इसके साथ में एक नाम देखने को मिलता है जॉनसन। जॉनसन ने एक बहुत ही विचित्र सी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है जो कुछ भी घटित हुआ है वही इतिहास है। ये बहुत सरल और संक्षिप्त सी परिभाषा है कि इतिहास का अर्थ जो कुछ भी घटित हुआ है वही इतिहास है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो हमें नाम देखने को मिलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इन्होंने भारतीय संदर्भ में इतिहास की जो परिभाषा दी है, उन्होंने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा। अच्छा बताइए, इतिहास के अंदर किसी घटना का अध्ययन करने के लिए मूल तत्व क्या होते हैं? सर, इतिहास के अंतर्गत किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए जो मूल तत्व है, जैसे सब उनको स्रोतों में बांटा गया। प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, द्वितीयक स्रोत माना जाता है। प्रारंभिक स्रोतों में जो भी तथ्य, जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, तत्कालीन लेखकों ने जो लिखा है, साहित्य प्राप्त होता है, वो के प्राथमिक स्रोत में आ जाते हैं। और द्वितीय स्रोत में जैसे उन लेखकों के बाद का अध्ययन करने के बाद जो रिसर्च पेपर आते हैं, जो बहुत सी लेख आते हैं अखबारों में, वो उनके द्वितीय स्रोत में आ जाते हैं। आपका लेकिन आई कांटेक्ट कभी कभार आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और आंसर लॉजिकल है आपका, ठीक है, और फ्लुएंसी भी अच्छी है आपकी, और सब्जेक्ट कुछ चीजें थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है आपको, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। और ग्वालियर की हिस्ट्री थोड़ा सा और इस तरह से पढ़ लीजिएगा। और सागर क्योंकि आपने मेंशन किया है ना, उसमें गुलिस्तान में जन्मिस्तान की सागर का आपको पूछा जाएगा, सागर जिले का नॉलेज बहुत ज्यादा ओवरऑल ठीक है। अभी आपका बस ये कि थोड़ा सा सब्जेक्ट को और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चेहरे पर कभी कभार थोड़ा सा हल्का फुल्का नर्वसनेस देखने लगती है, कभी कभी कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ठीक है। तो आपका रिटन में कितना हो रहा है स्कोर? सर, मैंने कैलकुलेट नहीं कर पाया था, बट जहां तक मुझे लगता है 146 या 148 के अराउंड होगा, क्योंकि सर जनरल है तो मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में जितना ज्यादा अच्छा कर सकें। जानकारी तो आपको अच्छी है, जैसा आपने बताया, मतलब सही बता रहे थे आप। एक तो थोड़ा सा जो सर ने बताया कि कई बार बहुत तेज बोल रहे हैं ना, मतलब स्पीड में या स्पीड थोड़ी सी तेज ज्यादा है, मतलब जैसे बोलते समय ना एक थोड़ा रुक के ठहर के कॉन्फिडेंट, उसमें कई बार आप वैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा है आपका, काफी आपको नॉलेज है, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। लेकिन मुझे बोलते समय इफेक्टिव जो होता है वो कम थोड़ा सा है, तो थोड़ा बोलने में रुक के, कहाँ पर आप जैसे बोलते समय भी पहुंच भी रही है, या एकदम से आप लोगों को एक फ्लो में बात खत्म करना चाहिए, तो जब पहुंच लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस और ज्यादा होते चले जाएंगे। पहुंच लेना जरूरी है, कहाँ पर जैसे लिखते समय होता है ऐसे बोलते समय, एक तो ये चीज है। बाकी ड्रेसिंग वगैरह तो आपका वो आपको देखना पड़ेगा, और थोड़ा बैठने का तरीका भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप बैठे, है ना, ये चीज है। बाकी तो नॉलेज तो है काफी अच्छा आपके सब सर, लेकिन जैसे मेरा टेक्निकल बहुत वीक है सर। हाँ, टेक्निकल तो पढ़ते जाइएगा, थोड़ा बहुत पढ़िए, हम सुपरफिशियल आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे होम्स लॉ बताया आपने, होम्स लॉ गलत था, होम्स लॉ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा तो पढ़िए। जैसे करंट भी आपने जैसे न्यूज़पेपर
जिनका तो जरूरी पढ़ते जाए, बिल्कुल आपको क्वेश्चन बेसिक फर्स्ट पेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि न्यूज़पेपर आपने उठाया क्या फर्स्ट पेज पर है, हेडिंग तो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम आप गाड़ी बंद करके ही आए। हाँ सर, वो क्या एक्चुअली स्कूटी से आए थे ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी स्कूटी चलाने का। कोई बात नहीं, लेकिन